हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। सीडीपी का जो हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज़ में चलते हुए हमने जो लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किए थे कि जो डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज़ दी गई थी जो ठीक है, उसमें हमने जैसे डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट में हमने बात की थी कॉग्निटिव, फिजिकल और जो मोरल या सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात की थी हमने, जो कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में जो किया हमने उसके बारे में। फिर हमने जो स्टार्ट की थी कल जो थ्योरी हमने की थी वो हमने थ्योरी की थी जीन पियाजे की, जो कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है जिन्होंने, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन सी स्टेजेस हैं उसमें। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि जीन पियाजे जो है उन्होंने कैसे कैसे डेवलपमेंट को जो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके कैसे उनको मतलब कि उसके जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं उस स्टेजेस के, और बताया गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल या चाइल्ड में कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी सेकंड थ्योरी है, जिस थ्योरी का नाम है, कोहलबर्ग ने दी हुई है ये थ्योरी, कोहलबर्ग्स की जो थ्योरी है एक, जिसका नाम है मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी अब जैसे हम इस थ्योरी का नाम देख पा रहे हैं कि मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी या मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो बात की गई है, और ये किसने दी है, ये कोहलबर्ग की है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग है इसका पूरा नाम, अगर हम देखें तो लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो अब ये मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी है। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किसकी बात की गई है, जो हमें मॉरल डेवलपमेंट की बात की गई है कि एक इंडिविजुअल है जो मॉरल डेवलपमेंट वो कैसे गेन करता है, और उसको अलग अलग स्टेजेस में बताया गया है कि हाँ भी जो मॉरल डेवलपमेंट है किस एज में कितनी हो जाती है, और किस मतलब उस स्टेजेस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है इस जो थ्योरी है। ठीक है, हम ये थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत ये पता लगाना चाहिए कि हाँ भी जो कोहलबर्ग हैं वो कौन थे। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोहलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और सेकंड जो इनके बारे में एक ये कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में से हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ठीक है, ये कुछ हैं इनके बारे में कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से हैं, और 2009 में शायद इनकी जो डेथ हुई है, ठीक है, वो था। और इन्होंने जो बात की गई है, अब ये ना काफ़ी उनसे जीन पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंटल की भी एक थ्योरी दी है जीन पियाजे ने, ये उससे काफ़ी प्रभावित थे उस जो थ्योरी से। ठीक है, तो अब इनके जो ये इन्होंने ये थ्योरी लिखी है ना, ये थ्योरी है, इनका कोई भी काम है जो मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात की है इन्होंने, वो उससे काफ़ी प्रभावित हैं। जीन पियाजे की थ्योरीज है जो मॉरल डेवलपमेंट की, या ठीक है, उससे काफ़ी प्रभावित होकर इन्होंने ये भी थ्योरी जो है हम ये कह सकते हैं कि उसके बारे में इंस्पायर्ड है ये पियाजे से, जो पियाजे की थ्योरी थी जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसकी। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी, एक मॉरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी थी उनकी, और ये उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये जो थ्योरी लिखी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी सोच ली है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोरालिटी क्या चीज़ है, कि ये मोरालिटी या मॉरल क्या चीज़ है। ये मोरालिटी, सबसे पहले मोरालिटी है, हम ये कह सकते हैं कि हमें ये डिफरेंस करना आ जाता है जबकि क्या सही है और क्या गलत है, क्या व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जब हमें अपने जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हमने सोसाइटी से या अपने पेरेंट्स से गेन की हैं, कि हमारे जो नॉर्म्स हैं पर्टिकुलर, हमें जब उनके बारे में पता लगने लग जाए, हम उसको ध्यान में रखते हुए हम ये बता पाएँ कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, कौन सी सिचुएशन सही है या कौन सी सिचुएशन गलत है। ठीक है, अब जब उसके बारे में हम बता सकते हैं जब कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट, या कोई भी कंडीशन के बारे में कह दे, चाहे हम ये भी कह दें कि हाँ भी उस इंडिविजुअल की किसी की बात कर लें हम कि हाँ भी उसकी ये वाली जो हरकतें हैं ऐसी सही नहीं है, तो ये वो बंदा सही नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा कुछ हम जब हमें पता लगने लग जाए, वो चीज़ है जो उसे मोरालिटी कहा जाता है। कि जब हमें अपने मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, या हमारे नॉर्म्स कह लो, ठीक है, या हमारे मॉरल वैल्यूज़ कह लो, ठीक है, उसको हम ध्यान में रखते हुए हमें उस इतनी मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं कि हमें ये डिफरेंशिएट करना आ जाए कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मोरालिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये कोहलबर्ग्स है मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये वाली थ्योरी इन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में हम थोड़ा पता लगा लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि कुछ 72 बॉयज़ के सैंपल लिए गए। ठीक है, 72 बॉयज़ के जो कुछ सैंपल लिए गए, डिफरेंट एजेस के वो थे, कुछ एडोलेसेंस के थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 72 बॉयज़ के सैंपल
कलेक्ट किए, ठीक है। और ये 72 जो थे ये डिफरेंट एजेस के थे, ये नहीं कि सेम एज के ग्रुप के, या ठीक है अलग अलग एज ग्रुप के, जो मतलब कि ये स्टूडेंट्स कह लो, या 72 बॉयज़ के सैंपल लिए गए थे, ठीक है। अब इन्होंने सैंपल लिए किस चीज़ के, ठीक है। अब इनको ना 72 बॉयज़ को अलग अलग डायलेमा में डाला गया, ठीक है, डायलेमा में डाला गया। अब ये डायलेमा क्या चीज़ है, डायलेमा को हम हिंदी में कह दें तो उसे कहते हैं दुविधा, ठीक है। दुविधा में डाला गया, दुविधा में डालना, डायलेमा मतलब ये होता है कि मैं अब हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम सोचने पे मजबूर हो गए, हाँ भाई अभी ये चीज़ करूँ मैं अभी, या ये चीज़ करूँ, ठीक है। हमारे सामने दो ऑप्शंस आ गए और हमें एक को चूज़ करना पड़ जाए, उसे कहा जाता है डायलेमा, जिसे हम दुविधा भी कह देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कोलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया कि 72 बॉयज़ को डायलेमा में डाला गया, अलग अलग डायलेमा में डाल दिया गया, उनको अलग अलग दुविधा में डाला गया, अलग अलग सिचुएशंस दिए गई उनको, ठीक है। अब वो सोचने पे उस सिचुएशन में वो सोचने पे मजबूर थे कि हाँ भाई मैं ये करूँ या ये करूँ, उसे हमने डायलेमा, उसे कहते हैं डायलेमा, ठीक है। अब डायलेमा में डाला गया उनको, ठीक है। तो अब उनकी जो मतलब कि सोचने की क्षमता, ठीक है, उनकी जो रीज़न किया, जो अपने वो डिसीजन तक पहुँचे हैं ये 72 लोग, उस पर फोकस किया गया कोलबर्ग के द्वारा, ठीक है, कि वो रिज़ल्ट पे कैसे पहुँचे हैं कि 72 बॉयज़ के जो सैंपल लिए गए थे और उनको डायलेमा में डालने के बाद वो इस मतलब कि अपनी जो फाइनल रिज़ल्ट में है जो वो कैसे पहुँचे हैं, किस सिचुएशन से निकल के कैसे उन्होंने थिंक किया, कैसे उन्होंने सोचा सब कुछ, और वो जो कंक्लूजन तक पहुँचे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था कोलबर्ग के द्वारा। और इसमें जो एक बड़ा ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट या फेमस जो डायलेमा उन्होंने बात की है इस अपनी एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सपेरिमेंट का जो डायलेमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायलेमा है, उसका नाम है हेन्स डायलेमा, ठीक है, हेन्स डायलेमा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि हम सबसे पहले कि और इसमें ये था कि डायलेमा में जब हम होते हैं ना किसी सिचुएशन में, तो हमारी जो मॉरल रीजनिंग है, ठीक है, हमारी जो मॉरल रीजनिंग है, हम ये वाली रीजनिंग लगा के ना अपने मतलब एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि इस चीज़ में कि हम हाँ भी कुछ सोचेंगे, कुछ रीज़न करेंगे कि हाँ भी इस सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं, उसे हम कहते हैं मॉरल रीजनिंग। और हम इस स्टेज से कैसे निकलें डायलेमा से बाहर, तो उसकी बात की गई थी कि एक मॉरल रीजनिंग का नाम दिया गया था उस रीजनिंग को, ठीक है। अब हेन्स डायलेमा क्या था, एक हेन्स नाम का जो बंदा था, ठीक है, उसकी वाइफ है, वो काफ़ी बीमार है, ठीक है, और हॉस्पिटल में एडमिट है, या कुछ भी कह सकते हैं कि हम हाँ भी वो बहुत बीमार है। और जो उसके बाद है ना कि उसके बाद हेन्स के पास ना सिर्फ सिचुएशन जो बन जाती है कि हाँ भाई एक ही सिचुएशन है उसके पास कि वो ना उसकी जो मेडिसिन है वो एक ही मेडिसिन से क्योर हो सकती है, उसकी वाइफ की जो प्रॉब्लम है या उसको डिसीज़ है, और वो केमिस्ट सिर्फ एक ही उसके केमिस्ट के पास उसकी मेडिसिन मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि जो वो केमिस्ट है उसने इन्वेंशन किया, मतलब उसने खुद बनाई है वो दवाई, ठीक है। अब उसके पास दवाई लेने चाहता है ना, तो वो दवाई 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा रेट पे बेचने को, क्योंकि मोनोपोली वो कर रहा है कि हाँ भी सिर्फ उसी के पास मिलेगी तो वो उससे इतने पैसे चार्ज कर सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब जो हेन्स है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हेन्स ना एक डायलेमा में चला जाता है कि वो कुछ दो सिचुएशंस के बारे में सोचेगा ना, वो सोचेगा या तो मैं कि उतने पैसे कलेक्ट करूँ, ठीक है, अब उसके पास इतने पैसे हैं नहीं। वो सेकंड सिचुएशन क्या सोच सकता है कि वो सोचेगा कि या तो मैं चोरी कर लूँ, कि हाँ भाई जब रात को दुकान बंद होगी तो ताला तोड़ के मैं दवाई ले जाऊँगा, ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या सोच सकता है, या तो फिर ये कह देगा कि हाँ भी मरने देते हैं वाइफ को, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन। अब वो सोचना है, वो सोचेगा ना कि हाँ भी मैं कौन सा क्या काम करूँ कि जो मुझे वो मेडिसिन मिल जाए, ठीक है। अब वो सोचने को हम क्या कहेंगे, वो मॉरल रीजनिंग की बात होगी, वहाँ पे वो रीज़न करेगा, वहाँ पे वो थिंक करेगा कि हाँ भी मैं कौन सा सिचुएशन या कौन सा पाथ जो मुझे सही है जो चूज़ करूँ कि हाँ भी जो उसकी वाइफ की जान भी बच जाए और उसको इतना पैसा भी नहीं है उसके पास, ठीक है। तो वो कौन सी सिचुएशन में अब क्या करेगा, उसे हम कहते हैं कि मॉरल रीजनिंग से हम अपने डिसीजन तक पहुँचेंगे, ठीक है। और यही जो काम कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था कि उसने यही कहा था कि 72 बच्चों पे उन्होंने उसको ये डायलेमा दिया, और अब वो सबकी जो अलग अलग होगा, कोई कह देगा कि हाँ भाई उसको या तो पैसे कलेक्ट करने चाहिए, या उसको अपनी वाइफ को मरने पर छोड़ देना चाहिए, या कोई तीसरा कहेगा कि हाँ भाई उसको चोरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग रीज़न करेंगे, सब अलग अलग सोचेंगे उसके बारे में। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें उन्होंने 72 बॉयज़ में डायलेमा में डाला गया, और फिर वो कैसे उस अपने जो रिजल्ट तक पहुँचे, ठीक है, कैसे वो अपने रिजल्ट तक पहुँचते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था कोहलबर्ग द्वारा, ठीक है, वो कैसे अपने रिजल्ट तक। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलेमा
डायलेमा जो था, ये वाला डायलेमा था जिसमें एक वाइफ के बारे में डिस्कस किया है। और हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि जो मॉरल रीजनिंग है हमारी, ठीक है, हम वो रीज़न करके, वो थिंक करके, मॉरल रीजनिंग करके हम अपने डिसीजन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब इस जो थ्योरी में ना कुछ स्टेजेस की बात की गई थी या लेवल्स की बात की गई थी जो कोहलबर्ग द्वारा, वो अब डिस्कस करते हैं कि कौन से लेवल्स में और कौन से स्टेजेस में जो है इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट है जो उसको कैसे डिवाइड किया अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो इस थ्योरी के हिसाब से जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसमें लेवल जो थे वो 3 थे, ठीक है। लेवल्स जो हैं 3 हैं और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, तो टोटल स्टेजेस कितनी हो गई, 3 × 2 हमारे पास 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। लेवल्स जो 3 हैं और स्टेजेस की जो बात की गई है वो 6 स्टेजेस हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई कोहलबर्ग डेवलपमेंटल थ्योरी है जो, उसमें कितने स्टेजेस हैं, तो 3 नहीं आएगा, वहाँ पे 6 आएगा। अगर वो लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो ये बात एक याद रखने वाली है, 3 लेवल्स की बात की है और हर एक लेवल में जो 2 स्टेजेस हैं, तो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस आ गई वो हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले जो लेवल 1 है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। लेवल 2 है जो वो है कन्वेंशनल। जो थर्ड लेवल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। लेवल हमारे पास 3 है। अब इसमें आगे 2 स्टेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेवल 1 है जो प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड है जो कन्वेंशनल लेवल, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल याद रख लेंगे तो प्री कन्वेंशनल एक खुद आ गया और थर्ड जो है हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। अब इसमें क्या है, लेवल 1 है जो प्री कन्वेंशनल लेवल। अब इसमें जो बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट है वो हुई नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले तो एज की बात कर लेते हैं कि लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है, लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है। ये बात कर सकते हैं हम कि एडोलेसेंस तक, ठीक है, 10 से लेके मान लो 16-17 तक जितनी भी है, और ये 17 से अबव, ठीक है, या 20 से अबव। भाई एडल्टहुड की जो एज है या पोस्ट एडोलेसेंस एज जो है उसमें जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आएगी, ठीक है। अब जब बच्चा 10 साल से छोटा है, ठीक है, उसको कोई मॉरल डेवलपमेंट तो इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगी कि हाँ भी वो सब सीख जाएगा कि क्या रूल्स हैं, क्या फॉलो करना है, कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करना है। तो वो जो है इसकी जो मॉरलिटी है या मॉरल की डेवलपमेंट है, मॉरल वैल्यूज़ हैं जो वो एक्सटर्नली जो है हमारी कंट्रोल्ड होती हैं, कि जैसे उसके पेरेंट्स उसको सिखाएंगे, जैसे उसके पेरेंट्स बताएंगे उसको, या जो टीचर्स हैं उसके, या स्कूल में जाएगा या उसके थोड़े बहुत कोई इंटरेक्शन हो रही है जिसके साथ, जैसे वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई कार इसी तरफ चलानी है, ठीक है, कार तो अब क्या ही चलाएगा, वो छोटे होते हैं, मान लो कि चलना है तो ठीक है, वो कहेंगे कि हाँ भाई फुटपाथ पे चलना है, ठीक है। तो एक मॉरल डेवलपमेंट की बात करें हम, वैसे वो तो सिंपल सी एग्जांपल होगी कि उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट है ना वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड की जाती है पेरेंट्स द्वारा या सोसाइटी द्वारा या कोई भी जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब कन्वेंशनल लेवल जो आ गया उसके बाद जब उसकी एज एडोलेसेंस मतलब 10 से लेके 20 साल तक मान लो या 17 साल तक या 16 साल तक जितनी भी हम बात करें, जो ये एज पीरियड है एडोलेसेंस का, उसमें अब क्या करता है वो एक्सेप्ट करने लग जाता है जो सोसाइटी के कन्वेंशन हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स बनाए गए हैं या सोसाइटी के कुछ मॉरल वैल्यूज़ या नॉर्म्स बनाए गए हैं, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है और उसको साथ में लेके चलने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको साथ में लेके चलने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे यही कि हाँ भाई रेड लाइट पे रुकना है, ठीक है, तो अब वो रेड लाइट पे रुकेगा, क्यों? क्योंकि वो एक सोसाइटी के जो रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, मॉरल वैल्यूज़ बनाई गई हैं, रूल्स फॉलो करने की जो वैल्यूज़ हैं वो उसको साथ में लेके चलेगा। और अब वो सोचेगा कि हाँ भी ये रूल्स हमारे लिए बनाए गए हैं, एक सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। तो वो जो एज पीरियड है वो एडोलेसेंस का आएगा और जो लेवल है वो 2 है उसमें कन्वेंशनल लेवल में। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या आएगा, इंडिविजुअल्स ऑन पर्सपेक्टिव, कि जो इंडिविजुअल है वो खुद के पर्सपेक्टिव से कुछ सोचेगा, ठीक है। अगर वो कहेगा कि हाँ भाई इंडिविजुअल्स ऑन पर्सपेक्टिव, ठीक है, अब मान लो कोई रूल उसको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, वो सोचेगा कि हाँ भाई ये रूल सोसाइटी के लिए सही नहीं है, ठीक है, बेनिफिशियल या मॉरल वैल्यूज़ वैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो खुद की सोच मतलब कि खुद का पर्सपेक्टिव भी रखने की कोशिश करेगा और उस हिसाब से थोड़ा चलने की कोशिश कर सकता है वो। तो वो जो उसमें आएगा वो पोस्ट कन्वेंशनल एज, जो 20 साल के ऊपर, जैसे मान लो कि अब बड़े हो गए हैं, ठीक है, वो उसको खुद ना खुद कोई तो सोचता ही है कि हाँ भाई यार ये क्यों है ऐसा, मैंने नहीं फॉलो ये, ठीक है, खुद का पर्सपेक्टिव भी हम सोचेंगे, खुद का हम कह सकते हैं कि बेनिफिट सोचने की कोशिश करें या पर्सपेक्टिव सोचने की कोशिश करें, वो वाला जो आइडिया है वो पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स की बात की गई थी जो इस
थ्योरी में बात की गई है। पोस्ट प्री कन्वेंशनल लेवल जो एज है लेस देन 10, एडोलेसेंस जो है कन्वेंशनल, और पोस्ट कन्वेंशनल जो हम एडल्टहुड कह सकते हैं या पोस्ट एडोलेसेंस की बात कर सकते हैं। ये 3 लेवल्स की जो बात की गई थी कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी है। अब जैसे मैंने बात की थी कि ये 3 लेवल्स हैं और जो स्टेजेस हैं अलग अलग हैं, उसमें 2-2 स्टेजेस दिए गए हैं। अब वो डिस्कस करते हैं हम कि कौन सी स्टेजेस की बात की गई है जो इस थ्योरी में। सबसे पहला जो था वो हमारे पास था प्री कन्वेंशनल। ठीक है, अब प्री कन्वेंशनल जो हमने कहा था कि लेस देन 10 ईयर्स। अब इसमें कौन सी 2 स्टेजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। प्री कन्वेंशनल जैसे मैंने कहा था कि वो एक्सटर्नली उसको जो प्रोवाइड की जाती है या मोरल डेवलपमेंट जो उसकी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है उसके पेरेंट्स द्वारा या किसी की जो जिसके साथ वो इंटरेक्शन करता है। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेज है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन? अब वो जैसे मैंने कहा कि वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है, वो क्या देखेगा कि अगर कोई बात मानने पर किसी और बंदे को या किसी और इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिल रही है उसके सामने, तो वो उस चीज़ को करने से वो मतलब कि रोकेगा, अपने आप को रोकेगा कि उसको पता है कि अगर मैंने वो चीज़ की तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और वो कह सकते हैं कि ओबीडियंट बनने की कोशिश करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले, या हम इसमें बात करें कि वो पनिशमेंट का डर है उस बच्चे को, ठीक है, या इंडिविजुअल है जो उसको पनिशमेंट के डर की वजह से वो ओबीडियंट बनने की कोशिश करे, वो ऐसी चीज़ें ना करने की कोशिश करे कि जो पता है उसको कि उसके बाद में उसको पनिशमेंट मिलेगी, या उसने किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को देखा है उसकी हाँ भी उस काम की वजह से उसको पनिशमेंट मिली, तो वो उस काम को करने से रुकेगा, अपने आप को रोकेगा ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। हम सीधी बात करें इसमें तो इसमें पनिशमेंट का डर है। ठीक है, उसको एक अपनी जो पनिशमेंट का डर है, ठीक है, तो उसे जो उसका जो मतलब एक वो मॉरल डेवलपमेंटल की जो उसमें, तो वो इस स्टेज में आएगी। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल की जो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड आ गया जो है सेकंड स्टेज है जो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट कह सकते हैं, जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन या म्यूचुअल एक्सचेंज, काफ़ी सारे नाम दे सकते हैं इसको हम, जो इसकी जो सेकंड स्टेज है। अब इसमें क्या है, इसमें हम बात सीधा मतलब कि एक वर्ड से समझने की कोशिश करें तो वो है हमारे पास टिट फॉर टैट। ठीक है, जैसे को तैसा। ठीक है, अब मान लो कि छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, 10 साल से, अगर एक बच्चे ने उसकी कॉपी फाड़ दी है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, उसकी कॉपी फाड़ देगा। ठीक है, वो कहेगा कि हाँ भी तूने मेरी कॉपी फाड़ी, कि जैसे को तैसा करने की कोशिश करता है। एक बदले की भावना कह सकते हैं हम कि थोड़ी बहुत उसमें आ जाती है। या सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें तो हम ये है कि उसको वो ये सोचने लगता है कि हाँ भी मेरे इस काम करने के बाद मुझे क्या मिलेगा उस चीज़ से, कि मैं ये काम क्यों करूँ, क्यों मैं ये काम करूं, कि मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा बाद में, या कुछ ऐसा कुछ पर्सनल रिवॉर्ड मुझे मिलेगा कि जिससे मुझे फ़ायदा हो तो मैं ये काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ पर्पस देखेगा वो अपना उस चीज़ में। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक 10 साल का कोई बच्चा है या 9 साल का बच्चा, मैंने उसको कहा कि हाँ भी मुझे शॉप से ये सामान ला दो। ठीक है, अब वो ये कहेगा कि मैं शॉप से सामान क्यों ला के दूँ, मुझे क्या मिलेगा उसके बदले। फिर हम कह देते हैं कि हाँ भी तू चॉकलेट ले लेना, ऐसा कुछ। ठीक है, वो अपना पर्सनल रिवॉर्ड देखता है उस चीज़ में, कि मान लो किसी बच्चे को मैंने कोई और काम भेजा कि हाँ भी ये काम करके आ ज़रा, तो वो कहेगा कि क्यों, मैं क्यों करके आऊँ, मुझे क्या मिलेगा बदले में। ठीक है, मैं क्यों करूँ वो काम, तो फिर उसको फिर हम कह देते हैं कि चल टॉफ़ी ले लेना है वो, ऐसे मतलब कि हम उसको रिवॉर्ड देने की कोशिश करें। और एक म्यूचुअल एक्सचेंज और टिट फॉर टैट की भावना भी इसमें है कि हाँ भाई अगर किसी बच्चे ने उसकी कॉपी फाड़ दिया, कुछ उसकी पेंसिल तोड़ दिया, वो भी क्या करेगा, उसको कहने की बजाय कुछ वो भी करेगा कि हाँ भी मैं तेरी पेंसिल, उसकी पेंसिल तोड़ दे, उसकी कॉपी फाड़ दे। तो एक सेल्फ इंटरेस्ट, म्यूचुअल एक्सचेंज और टिट फॉर टैट की जो बदले की भावना है वो इस जो स्टेज है, सेकंड स्टेज है जो फर्स्ट लेवल की, उसमें ये वाला जो चीज़ है आ जाती है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेज की लेवल 2 है जो हमारा, वो था हमारे पास कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अब ये कन्वेंशनल लेवल है, ये हमने बात की थी कि 10 साल से लेके एडोलेसेंस तक जो चलता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट
इसमें भी 2 स्टेजेस होंगे क्योंकि हमने बात की है कि हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है गुड बॉय और गुड गर्ल का ओरिएंटेशन। गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। अब इसमें ये क्या है कि जो एक इंडिविजुअल है वो कुछ ऐसा काम करेगा कि उसको ये हो कि हाँ भाई मेरी तारीफ होगी उसके बाद उसको, ठीक है, या उसको गुड बॉय या गुड गर्ल कहा जाए, कुछ ऐसा काम करेगा वो अपनी डेवलपमेंटल उस हिसाब से मॉरल डेवलपमेंट या अपनी मॉरल वैल्यूज़ में कुछ ऐसा ऐड ऑन करेगा कि हाँ भी उसको बाद में पता लगे कि हाँ भी अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे गुड बॉय या गुड गर्ल का मतलब कि टैग मिलेगा, टैग लग जाएगा एक, ठीक है। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सोचेंगे कि हाँ भी ये लड़का या लड़की है जो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं या काफ़ी मतलब कि अपनी ओबीडियंट हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी पंचुअल हैं, कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करेगा एक इंडिविजुअल या चाइल्ड है, ठीक है, कि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल की मतलब कि कह सकते हैं कि लालच भी कह सकते हैं कि गुड बॉय या गुड गर्ल बनने का लालच है, ठीक है, अपनी मतलब कि बड़ाई करने का जो उसको मौका मिलेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड है जो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब जो इसमें एज है वो काफ़ी हो जाती है, एडोलेसेंस तक पहुंच गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रूल्स हैं, मतलब कि एक कह दें कि हम रूल्स आर रूल्स, ठीक है, उसको रूल्स फॉलो करने का, ठीक है, उसके ये सोचेगा कि हाँ भाई रूल्स जो बनाए गए हैं हमारी सोसाइटी के लिए वो हमारे लिए बेनिफिट हैं, एक ऐसी मॉरल उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी उस चीज़ के बारे में, रूल्स को लेके, ठीक है, रूल्स को लेके जो एक मॉरल डेवलपमेंट हो जाएगी उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। अब वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई कोई नहीं देख रहा है तो मैं करूँ, नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी मतलब कि ओरिएंटेशन कर लेनी लॉ एंड ऑर्डर को लेके, रूल्स को लेके कि हाँ भाई वो रूल्स फॉलो करने की कोशिश करेगा और वो सोचेगा कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं सोसाइटी द्वारा या किसी मतलब कि और इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, ये हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वो भी उसे फॉलो करने की कोशिश करेगा और ये सोचेगा कि रूल्स आर एब्सोल्यूट की रूल्स हैं जो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल था जो फर्स्ट, उसमें 2 स्टेजेस की बात की गई थी। सबसे पहला था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड था पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कन्वेंशनल लेवल, उसमें गुड बॉय और गुड गर्ल का ओरिएंटेशन, और जो सेकंड था हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। अब जो हमारे पास तीसरा लेवल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें जो 2 स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं। जो सेकंड स्टेज है जो हमने कन्वेंशनल स्टेज में या प्री कन्वेंशनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जैसे अब आ जाए कि हाँ भाई जो ओबीडियंस वर्सेस पनिशमेंट है तो वो कौन सी ओरिएंटेशन है, जो वो कौन से लेवल में आती है, या हम पूछ लें कि कौन से स्टेज में है, तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आ गया, थर्ड लेवल था जो हमारे पास, वो था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जो हमने कहा था कि एडल्टहुड में या पोस्ट एडोलेसेंस के बाद में जो आता है। इसमें भी अब 2 स्टेजेस की बात की गई है कोलबर्ग द्वारा, ठीक है। अब वो सबसे पहले जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है, जैसे हमने पीछे में देखा था वो कहा था कि उसमें रूल्स फॉलो करने की कोशिश करेगा, उसके बाद क्या आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन आएगा। अब वो ये सोचेगा कि हाँ भी अगर ये रूल जो है फ़ायदेमंद नहीं है तो उसे चेंज करने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा क्यों ना इस रूल को चेंज किया जाए, उस अपनी मॉरल डेवलपमेंट में कुछ ऐसा करेगा वो कि उस रूल को चेंज करने की कोशिश कर देगा, ठीक है। वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब जैसे हम भी बड़े होंगे, ठीक है, एडल्टहुड में है, ठीक है, अगर हम जाएं तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हाँ भाई अगर रूल से फिट नहीं बैठ रहा है, इससे मतलब कि सोसाइटी की जो है मतलब कि उसमें नहीं हो पा रही है कुछ मदद, या हम उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं उसमें, ठीक है। हम ये कह सकते हैं रूल्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा वो स्टेज में, ठीक है। रूल्स को मॉडिफाई करने की कोशिश, उसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है जो वो इस स्टेज में आएगी, ठीक है। इसके बाद जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स।
अब ये जो लास्ट स्टेज है इसमें क्या है, यूनिवर्सल एथिकल, यहाँ पे पहुँचता कोई कोई है, कोई मान लो कि 2% या 4% लोग ही होंगे जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स तक पहुँच पाते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, जो एक इंडिविजुअल है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा। इंडिविजुअल कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि हाँ भी इंडिविजुअली वो चेंज कर सके किसी रूल को, उसमें इतनी हिम्मत है कि हाँ भी वो ये कहेगा कि मुझे ये चेंज करना ही करना है, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, चाहे इसके लिए उसको मरना क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, कि उसको ये उसकी मतलब एक इतना कॉन्फिडेंस हो उसमें कि वो ये सोचे कि हाँ भाई मुझे इस रूल को चेंज करना ही करना है। ठीक है, चाहे उसके लिए उसको मरना क्यों ना पड़ जाए, मरना क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, वो ये सोचता है कि हाँ भाई अगर ये रूल इस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो मैं उसे चेंज करके रहूँगा। ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई डर के बैठ जाएगा कि हाँ भाई वो इतना बड़ा रूल चेंज नहीं कर पाएंगे हम तो। ठीक है, तो ये नहीं है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो और वो इतनी कैपेबिलिटी रखता हो कि वो उस रूल को चेंज करने की कोशिश कर सके और उसको करके दिखाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें बड़े बड़े जो हमारे मतलब कि रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर्स कह दें, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, और कह सकते हैं हमारे जो शहीद भगत सिंह जी हैं, ठीक है। अब ये है जैसे हम कोई भी आर्मी का, जैसे अब वो हमने जो मूवी आई थी पीछे, ठीक है, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा की बात की गई थी। ठीक है, कि उन्होंने जो मतलब कि किया उसमें, ठीक है, काम, ठीक है, जो अपनी आर्मी में, ठीक है, उसमें उन्होंने ये ना कर लिया था कि हाँ भाई अगर ठान लिए एक चीज़ को कि हाँ भाई हमने देश को आज़ाद करा के ही रहना है। ठीक है, उसमें जैसे अब इन्होंने हेल्प की। ठीक है, तो उसमें जैसे उसके बाद फिर आर्मी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, और यहाँ तक कोई कोई पहुँच पाता है, हर कोई नहीं सोचता कि हाँ भाई अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो मैं उसे चेंज करूँ, चाहे उसके लिए मुझे भरना, कोई नहीं सोचता इतना। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये मान सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में कोई 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेजेस थे, ठीक है, 6 स्टेजेस की बात की गई है। ठीक है, इसमें जो बात की है कोलबर्ग ने, ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने किया कि सबसे पहले तो मोरालिटी क्या चीज़ है, फिर हमने कोलबर्ग के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद में हमने देखा कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो किया वो क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने 3 लेवल्स की बात की और 6 स्टेजेस की बात की है। 3 लेवल्स हैं, हर एक लेवल्स में 2 स्टेजेस की बात की गई है। जैसे हमने सबसे पहले हमारे पास था कन्वेंशनल लेवल, उसमें जो स्टेजेस की बात की गई थी वो थी पनिशमेंट वर्सेस ओबीडियंस, और उसमें जो सेकंड जो बात की गई थी वो क्या था, पर्सनल इंटरेस्ट जो अपना देखता है एक चाइल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास था वो हमारे पास रहा कन्वेंशनल लेवल, उसमें जो बात की गई थी गुड बॉय और बैड बॉय का कंसेप्ट जो किया गया था। ठीक है, फिर और जो उसमें सेकंड स्टेज थी वो लॉ एंड ऑर्डर या रूल्स को मेंटेन करने की जो मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। फिर लेवल 3 आया हमारे पास जो था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसमें जो बात की गई थी, सबसे पहले जो बात की गई थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, की रूल्स को चेंज करने की कोई हिम्मत रखता हो। ठीक है, उसके बाद था यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई कि हाँ भाई वो उस चीज़ को चेंज करके ही रहेगा, पता है उसको ये सोसाइटी के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, चाहे उसको उसके लिए मरना क्यों ना पड़ जाए, तो ये बात की गई। ठीक है, ये हमारी थी 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस के बारे में बात की। अब इस थ्योरी का ना क्रिटिसिज्म भी हुआ। ठीक है, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ, और वो क्रिटिसिज्म किसके द्वारा किया गया था, वो जो क्रिटिसिज्म किया गया था वो कैरल गिलिगन के द्वारा, कैरल गिलिगन के द्वारा इसका, ठीक है, इसका जो क्रिटिसिज्म किया गया था, जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी थी। सबसे पहले जो इसमें हम कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म था वो था कि उन्होंने ये कहा कि ये जेंडर बायस थ्योरी है। ठीक है, कि ये जेंडर बायस थ्योरी है, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने बात की कि उन्होंने 72 बॉयज़ पे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें गर्ल्स या फीमेल्स को नहीं लिया गया था। ठीक है, तो उनके द्वारा ये कहना है कि हाँ भी ये जेंडर बायस थ्योरी है, इसमें गर्ल्स के बारे में या मतलब कि हाँ गर्ल के बारे में नहीं, मतलब कि नहीं लेके जाया गया उनको भी एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि वो कह रही हैं कि जो इनका कहना था कि जो गर्ल्स की है वो सोचने की या थिंकिंग करने की जो रीज़न थिंक है, उनका मॉरल रीजनिंग है जो, वो अलग हो सकती है बॉयज़ से जो। ठीक है, मान लो कि हाँ भी रिश्ते बचाने की है, वो भी इनकी मतलब कि गर्ल्स कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी से थोड़ा सोच सकती हैं, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि
ये जेंडर बायस है, ठीक है, थ्योरी है जो। सेकंड इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है ये थ्योरी। सेकंड इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि इन्होंने कहा कि फीमेल के बारे में तो बात ही नहीं की गई इसमें, ठीक है, उनकी सोचने की भी अलग होती है बॉयज़ से, ठीक है, उनका जो रीजनिंग करने की कैपेसिटी है वो भी अलग होती है, वो इसमें बात नहीं कही गई है। तो इन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता, सबके सोचने का तरीका अलग है। और हाँ, एक इस बात में पीछे स्किप होगी कि इस थ्योरी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई थी, कि सबकी सोचने की जो मतलब कि या रीजनिंग की अलग अलग है, ठीक है, कैपेसिटी, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उनमें, उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। चाहे वो सोचने की बात करें, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, एक दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो एक वो उसका बात था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। थर्ड इसमें हम कह सकते हैं कि कल्चरल बायस, इसमें कल्चरल बायस की भी बात की गई थी इनके द्वारा कि हाँ भी ये कल्चरल बायस भी करता है, कि हाँ भी जो ये थ्योरी थी ये उस मतलब कि कंट्रीज़ में कह दें कि उसमें ज़्यादा थी कि जहाँ पे इंडिविजुअल पे फोकस ज़्यादा किया जाए कंपैरिजन टू होल। बट इंडिया में क्या था, इंडिया में क्या है कि भी सबको साथ में लेके चलने की परंपरा है, ठीक है, कि इंडिविजुअल के बारे में ये होता है कि एडजस्ट कर लेगा। बट ये जो थ्योरी थी ये ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि एक बेनिफिशियल रही, जहाँ पे उल्टा सोचा कि यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो एक कल्चरल बायस की भी बात की गई थी जो क्रिटिसिज्म में इस थ्योरी की, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना ही था, ये जो थ्योरी है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी, और इसमें स्टेजेस हैं, जो लेवल्स हैं, उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझना, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्रिटिसिज्म पूछ सकते हैं कि हाँ भी जो कोहलबर्ग की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है उसका जो क्रिटिसिज्म है किसने किया है, ठीक है, और कुछ पूछ सकते हैं कि उसमें क्या क्रिटिसिज्म है। तो सबसे मेन जो है वो जेंडर बायस की बात ज़रूर है कि उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उसमें सिर्फ बॉयज़ की बात की गई थी, ठीक है, और एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी कंसेप्ट आता है इसमें जो इस थ्योरी में। तो इतना ही आज के लिए, ठीक है। अब जो कल हम थ्योरी करेंगे एक वाइगॉस्की की थ्योरी जो रह गई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, कि ताकि आपको जो अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही है, तो बाकी कल हम वाइगॉस्की की थ्योरी करेंगे। थैंक यू।